नमस्कार फ्रेंड्स, आज अपन इस वीडियो में जनरल साइंस का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रकाशिकी, इससे बनने वाली फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। हर एग्ज़ाम में आपके 1 से 2 क्वेश्चन है वो इस चैप्टर से, ऑप्टिक्स प्रकाशिकी का जो चैप्टर है, यानी जिसमें आपका दर्पण, लेंस, आंख, सूक्ष्मदर्शी, प्रिज्म, स्पेक्ट्रम, इंद्रधनुष वगैरह, जिसमें प्रकाश की जो परिघटनाएं जैसे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, विवर्तन, इन सभी को लेकर है 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और ख़ास तौर से फ्रेंड्स रेलवे के एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन है वो ज़रूर आते हैं। इसलिए फ्रेंड्स मैंने इस चैप्टर को 3 भागों में डिवाइड किया है, जिसमें प्रथम 2 वीडियोज़ में अपन इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखेंगे जो लगभग 250 है, यानी 250 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आ चुके हैं एग्ज़ाम्स में। वो इसके साथ ही अन्य जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो भी मैंने इसमें शामिल किए हैं। प्रथम 2 वीडियो में अपन इसके ऑब्जेक्टिव थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखेंगे और अगले एक वीडियो में इसके न्यूमेरिकल देखेंगे, क्योंकि रेलवे डी ग्रुप में न्यूमेरिकल भी है, वो 1 से 2 न्यूमेरिकल चैप्टर से ज़रूर आते हैं। हालांकि न्यूमेरिकल काफ़ी सरल रहते हैं, आपको वी का मान, यू का मान या एफ देखिए आर पूछ लिया, यानी वक्रता त्रिज्या पूछ ली, यानी इस प्रकार से ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं आते, सिंपल आते हैं। फिर भी अपन एक वीडियो न्यूमेरिकल को भी देंगे। चलिए फ्रेंड्स वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में फ्रेंड्स बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो इसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो प्रकाश की किरण गमन करती है, प्रकाश की किरण गमन करती है, आंसर होगा ए सीधी रेखा में। प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, आंसर होगा कांच में। निर्वात में सबसे अधिक होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जल में भी ठीक ठाक होता है, वायु में भी काफ़ी अच्छा वेग होता है। इन चारों में कांच में क्या होता है, सबसे कम होता है, आंसर क्या होगा डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, आंसर होगा बी उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग होता है, तो आंसर होगा अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण का। और हेडलाइट के साथ साथ ही जो अगर सर्च लाइट आती तो भी किसका यूज होता, सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का ही यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, आंसर होगा हमेशा आभासी, बी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी काल्पनिक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, आंसर होगा रेटिना या दृष्टिपटल, रेटिना या दृष्टिपटल। क्वेश्चन नंबर 7 है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है, तारों के टिमटिमाने की जो व्याख्या है, यानी तारे अपन को रात में टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, उसका क्या कारण है, प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन के कारण ही तारे अपने को टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी है यदि एफ है वो अधिक हो जाए तो कौन सा दृष्टि दोष होगा, आंसर होगा बी दूरदृष्टि दोष, आंसर होगा बी दूरदृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, नेत्र में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या प्रकृति होती है, तो आंसर होगा वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा छोटा होता है, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है, यानी नेत्र में यदि इस प्रकार का विकार हो कि निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाए, दूर की जो वस्तुएं हैं वो स्पष्ट दिखाई दे, तो कौन सा दोष होगा, दूरदृष्टि दोष, यानी जो वस्तुएं अपने को दिखाई देती है वही दोष होता है। इस प्रकार इसे इस तरह से समझ सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा कई बार मति भ्रम वाला हो सकता है, लेकिन इसमें इस तरह से याद रखिए कि जो वस्तु आपको दिखाई देती है या जो वस्तु आपको क्वेश्चन में बताया गया कि ये वस्तु दिखाई देती है वही दोष है, यानी यदि निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता मतलब दूर की वस्तुएं दिखाई देती है तो दूरदृष्टि दोष है। और यदि ये आता कि निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, तो
निकट दृष्टि दोष होता। इसमें आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब सबसे अधिक विचलित किस रंग का होता है। यानी श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन से रंग की जो किरण है, प्रकाश किरण, वो सबसे अधिक विचलित होती है। आंसर होगा सी, बैंगनी। आंसर होगा सी, बैंगनी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को क्या कहते हैं। अपने नेत्र जो लेंस अपना, इसकी फोकस दूरी को बदलकर दूर की या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को क्या कहते हैं। तो आंसर क्या होगा, समजन क्षमता, बी, समजन क्षमता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। आंसर होगा बाइफोकल द्विफोक्सी लेंस से। जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए उसके आंख में बाइफोकल द्विफोक्सी लेंस लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं 25 सेमी एवं अनंत पर। एक स्वस्थ मानव के लिए निकट बिंदु होता है 25 सेमी और दूर बिंदु होता है अनंत। क्वेश्चन नंबर 15 है। विभिन्न दूरियों की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। विभिन्न दूरियों की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की जो फोकस दूरी है वो किसके द्वारा परिवर्तित होती है। आंसर होगा सिलियरी पेशियों द्वारा। आंसर सिलियरी पेशियों द्वारा, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। तो आंसर होगा ए, निकट दृष्टि दोष में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, मतलब निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, तो कौन सा दोष होगा, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। नेत्र की समझन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। नेत्र की समझन क्षमता कम हो जाए तो जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। नेत्र की समझन क्षमता कम हो जाए तो जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष क्षेत्रीय को आकाश कैसा प्रतीत होता है। सिंपल क्वेश्चन है, आंसर डी सही होगा, काला। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष क्षेत्रीय को आकाश से काला प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर है आगे 20। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है। जो श्वेत रंग है वो कितने रंगों के मेल से बना है। तो आंसर क्या होगा, 7। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का या किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो आंसर होगा बी, लाल का। इसको आपका जो ये VIBGYOR ये जो पैटर्न है इससे भी आप फॉलो कर सकते हैं। यानी इस तरफ है, यदि आप इस साइड बढ़ेंगे तो तरंगदैर्घ्य बढ़ता जाएगा और इस साइड आएंगे तो तरंगदैर्घ्य कम होता जाएगा। जो वॉयलेट बैंगनी है इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और रेड का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। साथ में ये भी ध्यान रखें कि तरंगदैर्घ्य होता है जो लैम्डा, वो हमेशा आपके अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तरंगदैर्घ्य हमेशा क्या होता है, अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा, और जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका अपवर्तनांक क्या होगा, अधिक होगा। कई बार दो रंग दे देते हैं जैसे लाल और बैंगनी, और किस रंग का तरंगदैर्घ्य अपवर्तनांक पूछ ले अपन को कि किसका तरंग अपवर्तनांक अधिक है, तो जिसका लैम्डा का मान कम है, जिसका तरंगदैर्घ्य कम है, वो क्या होगा, उसका अपवर्तनांक अधिक होगा। आंसर उसमें कौन सा हो जाएगा, बी, बैंगनी। क्वेश्चन नंबर 22 है। खैर ये सभी क्वेश्चन अपन आगे देखेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें देखेंगे। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। आंसर सी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। यह निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उसमें कौन सा दोष होगा, दूरदृष्टि दोष। जो दूर की वस्तुएं देख सकता है, निकट की नहीं देख सकता। आंसर क्या होगा, ए, दूरदृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है, थोड़े जल्दी जल्दी पढ़ने होंगे।
अगर अन्यथा वीडियो लंबा हो जाएगा। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव। आंसर सी सही होगा, टिंडल प्रभाव। सामान्य मानव नेत्र का दूरबिंदु होता है। आंसर होगा डी, अनंत पे। सामान्य मानव नेत्र का दूरबिंदु अनंत पे होता है। क्वेश्चन नंबर 26, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। निकट दृष्टि दोष वाले चश्मे में व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है भाई? उत्तल लेंस। आंसर ए सही होगा। यदि कैमरे की बात है तो कैमरे में भी कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। यानी अपना जो मानव नेत्र है वो कैमरे की भांति व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस है वो धुंधला हो जाता है या अपारदर्शी हो जाता है? तो आंसर क्या होगा? मोतियाबिंद में। किस दृष्टि दोष में क्रिस्टलीय लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है? तो आंसर होगा बी, मोतियाबिंद में। अगला क्वेश्चन है 29, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? ऑप्शन होगा डी, प्रिज्म का। 30 नंबर क्वेश्चन है 30 नंबर, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव कम होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण है उसका विचलन या झुकाव कम होता है? तो जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, जिसका लेमडा जिसका अधिक होता है, लेमडा जिसका अधिक होता है उसका विचलन क्या होता है? उतना ही कम होता है। तो किसका विचलन सबसे कम होगा? लाल का, क्योंकि लाल का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सभी रंगों में अधिकतम होता है। तो इसका तरंगदैर्घ्य अधिकतम होने के कारण विचलन क्या होगा? झुकाव उतना ही कम होगा। आंसर ए सही होगा। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे कम होता है? ऑप्शन होगा ए, लाल रंग। 31 है, दीर्घदृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। दीर्घदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस यूज होता है और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। दीर्घदृष्टि दोष के निवारण के लिए आंसर बी सही, उत्तल लेंस का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है भाई? आंसर होगा वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन सही होगा, वर्ण विक्षेपण। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है? तो आंसर होगा बी, ए सही, बैंगनी। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? बैंगनी का। क्वेश्चन नंबर 34 है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्या कारण होता है भाई आकाश का रंग नीला प्रतीत होने का? आंसर होगा बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर 35 है, आंख व्यवहार होता है, यानी आंख है हमारी, आंख किसकी भांति व्यवहार करती है? तो आंसर क्या होगा भाई? आंसर होगा बी, उत्तल लेंस की तरह, उत्तल लेंस की तरह। अगला क्वेश्चन है 36, एक साधारण प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा होता है? एक साधारण प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा होता है? तो आंसर आपको करना है सी, 5। यानी इस तरह से याद रख लीजिए कि अपने हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, वो उसी तरह थोड़ा कनेक्ट करके पढ़ लीजिए कि एक साधारण प्रिज्म है वो 5 सतह होती है, समतल सतह, उनसे घिरा होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो आंसर होगा ए सही, निकट दृष्टि दोष। आंसर होगा ए सही, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। आंसर होगा दूरदृष्टि दोष। ऑप्शन ए सही है ना, नीचे वाला बोल दिया, दूरदृष्टि दोष। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो दूरदृष्टि दोष होगा, और रेटिना के सामने यानी रेटिना के अगर सामने बनता है तो निकट दृष्टि दोष होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों की निलंबन को कहा जाता है? किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों की निलंबन को क्या कहा जाता है? कोलॉइड। हमारा जो वायुमंडल है वो भी एक कोलॉइड का उदाहरण है। उसमें छोटे छोटे कणों के निलंबन प्रकीर्णन के कारण ही हमें आकाश का रंग है वो नीला प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है, नेत्र गोलक का व्यास होता है, नेत्र गोलक का व्यास होता है, तो आंसर होगा ए, 2.3 सेमी। क्या होगा? 2.3 सेमी। नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? 2.3 सेमी। क्वेश्चन नंबर 40 है, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? आंसर होगा बी, प्रकाश सुग्राही। 41 क्वेश्चन है, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? तो सिग्नलों की व्याख्या का काम अपना मस्तिष्क करता है। आंसर ए सही होगा,
क्वेश्चन नंबर 42 है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। आंसर ए होगा, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है और इसको अपन डी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। देखिए ध्यान से पढ़िए, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले, यानी जो प्रकाश की किरणें हैं उनका पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? आंसर होगा किरण आरेख। प्रकाश की किरणों का जो पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर यानी एफ का मान कितना है? 50 सेमी है, तो उसकी क्षमता क्या होगी, यानी पी क्या होगा? तो पहले 50 अपन को सेमी में दिया हुआ है, अपन इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2, 1/2 मीटर, यानी एफ का मान अपने पास क्या आ जाएगा? 1/2 मीटर। और अब ये जो फॉर्मूला है P बराबर 1/f, जब इसमें रखेंगे अपन तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा अपने पास? P का 2 डायोप्टर। अब हमारे दिया क्या हुआ अपने को? उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो हमेशा धनात्मक होती है, इसलिए +2 आंसर होगा, न कि -2। यदि यहाँ अवतल लेंस होता तो अपन क्या करते? आंसर सी सही करते। ये न्यूमेरिकल वाले जो वीडियो होगा उसमें आपको एकदम डिटेल्स में समझाऊंगा। यहाँ की आप P बराबर है 1/f, ये इसका फॉर्मूला होता है। ऐप को अपन को यदि मीटर में दी हुई है तो ठीक है, यदि मीटर में नहीं है तो अपन क्या करेंगे? यदि सेमी में है तो अपन पहले मीटर में बदलेंगे। जो स्टैंडर्ड जो मानक है उसमें अपन चेंज करेंगे पहले, फिर अपन फॉर्मूले में रखेंगे। तो आंसर क्या होगा? डी सही, 2 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, तो आंसर क्या होगा? किरण पुंज। और पहले एक क्वेश्चन था कि जो प्रकाश की जो किरणें हैं उनके दर्शाने वाले पथ को क्या कहते हैं? दर्शाने वाले पथ को क्या कहते हैं? तो वहाँ आंसर था किरण आरेख। क्या था? किरण आरेख। और यहाँ है काफ़ी सरल क्वेश्चन है, कई बार आ जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन और अपन जल्दबाजी में गलत करके आ जाते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण स्रोत, प्रकाश स्रोत होता है जहाँ से प्रकाश का उद्गम होता है, जहाँ से प्रकाश निकल रहा है। 46 क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, आंसर बी सही होगा, धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस की क्षमता। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक। ऑप्शन ए सही। 48 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी। आंसर सी सही होगा, अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट हैं। आपका जो ये प्रकाशिकी का चैप्टर है, इससे 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में जिसमें भी जनरल साइंस आएगी 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन है जरूर पूछे जाएंगे। इनको अभी आप कंटेस्ट कर लीजिए, अभी है वो एकदम पक्के कर लीजिए। 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आपके हर एग्जाम में जिसमें जनरल साइंस आएगी उसमें इस चैप्टर से जरूर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? निम्न में से कौन सा पदार्थ है वो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो आंसर होगा डी, मिट्टी। जल का यूज होता है, कांच का भी होता है और प्लास्टिक का भी होता है, जबकि मिट्टी का यूज नहीं होता लेंस बनाने में। अगला क्वेश्चन है 51, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? उत्तल दर्पण से। आंसर होगा बी, उत्तल दर्पण से। 52 है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है भाई? आंसर क्या होगा? 2। एक तो होता है आपका I बराबर R आपतन और जो परावर्तन कोण बराबर होते हैं। एक होता है कि आपकी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों है वो आपतन बिंदु पर एक ही तल में होते हैं। ये फिर अब जो नेक्स्ट वीडियोज आएंगे इसके ऑप्टिक्स के, इसमें एकदम डिटेल में पढ़ेंगे सभी डेफिनेशन वगैरह, आप चिंता ना करें। एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं और आ चुके हैं वही क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिए हैं, ताकि आप एक बार इनको कंठस्थ कर लें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 53 है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो भाई उत्तल से छोटा बन रहा था तो अवतल दर्पण है, इससे क्या होता है कि किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, जब प्रकाश की किरण
हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, यानी हवा क्या है, विरल माध्यम है और कांच क्या है, सघन माध्यम है। तो ध्यान रखिए, जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से निकट आएगी, अभिलंब के निकट आती है, और जब भी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर जाएगी। यहाँ क्या कहा है, हवा से कांच में, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो अभिलंब के निकट आएगी। आंसर क्या होगा, बी सही। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है अभिलंब की ओर, अभिलंब के निकट। आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है 55, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक होता है, यानी फोटोग्राफी जो कैमरा होता है उसमें कौन सा लेंस यूज होता है, सेम वही जो हमारी आंख में होता है। आंसर क्या होगा, ए उत्तल लेंस। आंसर ए उत्तल लेंस साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। जो मोटर गाड़ी होती है उसमें जो साइड मिरर के रूप में जो लेंस होता है, दर्पण होता है, वो कौन सा दर्पण होता है भाई, वो उत्तल दर्पण। आंसर होगा बी, साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण यूज होता है। आंसर बी होगा, उत्तल दर्पण। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 10 सेमी दी हुई है एफ का मान, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। वैसे तो ये कोई न्यूमेरिकल नहीं है, यानी इतने आसान को अपन न्यूमेरिकल नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी आर बराबर क्या होता है, 2f, एफ का मान कितना है 10, तो आर क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, 20 सेमी। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी सही। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, बी 20 सेमी। अगला क्वेश्चन है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। ये एक सतह है, ये आपतित किरण है, ये निर्गत किरण है और ये अभिलंब है। ठीक है, निर्गत किरण यानी ये किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो आंसर क्या होगा भाई, परावर्तन कोण। आंसर क्या होगा, परावर्तन कोण। यानी ये तो हो गया आपका आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण। आंसर बी सही होगा, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को, आंसर बी सही होगा, परावर्तन कोण। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो आंसर क्या होगा, डी उत्तल लेंस का। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, उत्तल लेंस का, यानी वही जो हमारी आंख में होता है, जो एक साधारण कैमरे में उपयोग होता है, वही सरल सूक्ष्मदर्शी में यूज होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो आंसर कौन सा होगा, बी अवतल लेंस के द्वारा। अवतल लेंस से काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और उत्तल लेंस से क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और उल्टा बनता है, उत्तल लेंस से वास्तविक और उल्टा बनता है। अगला क्वेश्चन है 61, परावर्तन के नियम से निर्धारित है या निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है भाई, एक तो कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। देखिए कई बार अपन जल्दबाजी में, देखिए जो बी ऑप्शन है उसको ध्यान से देखिए, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, और इसको अपन कई बार आपतन समझ लेते हैं, है ना। आपतन और अपवर्तन को पढ़ने में इतनी जल्दबाजी करते हैं कि बी सही कराते हैं, है ना। तो इस प्रकार की जल्दबाजी से बचिए। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर है परावर्तन कोण, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 62, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। आभासी कह दो या काल्पनिक कह दो, हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, और जो वास्तविक होगा वो हमेशा उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 63, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2। सर्चलाइट का परावर्तक सतह होता है, आंसर होगा बी अवतल। सर्चलाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है भाई, अवतल। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण यूज करते हो भाई आप, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण यूज होता है, आंसर होगा सी अवतल दर्पण। क्वेश्चन है 66, दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है, तो दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे। देखिए ये हल्का सा वैसे न्यूमेरिकल नहीं है, काफ़ी सिंपल है कि दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री कोण पर रखा गया है, तो उनके मध्य उनके मध्य देखिए 2 दर्पण हैं, एक दूसरे के 90 डिग्री पे हो गए, ठीक है, और इनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है और दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब होंगे ये पूछा है। तो इसका आंसर होगा
बी 3। 360 डिग्री बटा थीटा माइनस 1 जो एकदम सिंपल फॉर्मूला है। इसमें थीटा का मान आप रख लीजिए 90 डिग्री, ये इसे डिवाइड हो जाएगा 9 चौक 36, 4 माइनस 1 3। फिर अपन जो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, थर्ड वीडियो जो न्यूमेरिकल का होगा, इसमें इस प्रकार के अपन अलग से क्वेश्चन लेंगे जिसमें मैं आपको एकदम डिटेल में बता दूंगा। आंसर होगा बी सही। दो समतल दर्पण को 90 डिग्री कोण पे रखा गया है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है, तो मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे? आंसर होगा 3। अगला है, यदि किसी दर्पण को अक्ष डिग्री से घुमा दिया जाए, अक्ष की जगह यहाँ यदि थीटा आ जाए, वाई आ जाए या कुछ भी आए, उससे अपने को मतलब नहीं है। यदि किसी दर्पण को अक्ष डिग्री से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा या परावर्तित किरण है वो घूम जाएगी, यानी वो कितनी डिग्री से घूम जाएगी, तो आपको इसका डबल करना है 2x। यदि अक्ष आए तो 2x, थीटा आए तो 2 थीटा, यानी उसकी दोगुनी एंगल से वो घूम जाएगी। कि यदि किसी दर्पण को अक्ष डिग्री से घुमाया जाए तो जो परावर्तित किरण होगी वो 2x से घूम जाएगी। आंसर डी सही होगा। अगला है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन उस कंडीशन में होता है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यहाँ देखो सघन माध्यम से विरल माध्यम में किस कंडीशन में जा रहा है, तो आंसर होगा हीरे से कांच में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो TIR होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो किस कंडीशन में होता है? जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए। आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश हीरे से कांच में जाए। अगला है, 2 मीटर लंबे मनुष्य को अपनी लंबाई, पूर्ण लंबाई एक दर्पण में देखने के लिए कम से कम कितना लंबा दर्पण लेना चाहिए? यानी एक मनुष्य की लंबाई 2 मीटर है, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब एक ही दर्पण में देखने के लिए कितना लंबा दर्पण लेना चाहिए भाई? आंसर होगा बी 1 मीटर। मान लो आपकी लंबाई 6 फुट है और आपको एक ही दर्पण में अपनी पूरी लंबाई, यानी आपको एक दर्पण में देखना है पूरा, तो आपको 3 फीट लंबा दर्पण लेना होगा। यानी जितनी लंबाई है उसका 1/2, 1/2। आंसर होगा बी सही। अगला क्वेश्चन है 70, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए तो उसकी चाल क्या हो जाती है? जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम, यानी जब एक कम घनत्व वाले माध्यम से अधिक घनत्व वाले माध्यम में जाएं तो उसकी चाल कम हो जाती है। आंसर क्या होगा? ए। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पे काम करते हैं? जो प्रकाश तंतु होते हैं ऑप्टिकल फाइबर, वो ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो अपना TIR होता है उसी पे वर्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, पानी में हवा का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और मेरे को लग रहा है कि रेलवे डी ग्रुप की जो आगे की शिफ्टें होगी उसमें भी ये जरूर पूछा जाएगा कि पानी में हवा का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? आंसर होगा अवतल लेंस की भांति। आंसर होगा अवतल लेंस की भांति। यदि लेंस द्वारा देखने पर अक्षरों का आकार छोटा दिखाई दे, यदि लेंस द्वारा देखने पे अक्षरों का आकार छोटा दिखाई दे तो कैसा, कौन सा लेंस है? यदि लेंस द्वारा देखने पे अक्षरों का आकार छोटा दिखाई दे तो वो कौन सा लेंस है? डी अवतल लेंस। आंसर होगा डी अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है 74, निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? मैंने आपको बताया था जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है उसका अपवर्तनांक क्या होता है? कम। लेमडा तरंगदैर्घ्य और अपवर्तनांक एक दूसरे क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक उसका अपवर्तनांक कम, जिसका तरंगदैर्घ्य कम उसका अपवर्तनांक अधिक। अपन क्या पूछे हैं, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो जिसका तरंगदैर्घ्य लेमडा का मान कम होगा, सबसे कम किसका होता है? बैंगनी का, है ना। VIBGYR से आप देख लेना, जो वोलेट होता है उसका क्या होता है? आप तरंगदैर्घ्य लेमडा का मान सबसे कम होता है, इसलिए इसका अपवर्तनांक क्या होगा? सबसे अधिक होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये क्वेश्चन भी आगे जो शिफ्ट है उसमें जरूर पूछा जाएगा। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? आंसर होगा बी बैंगनी। अगला क्वेश्चन है, किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? तो आंसर होगा बी अवरक्त। आंसर होगा बी अवरक्त। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की थी? आंसर होगा बी रोमर ने। प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात की थी? रोमर ने। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है, जब प्रकाश वायु से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो तरंगदैर्घ्य बढ़ती है, घटती है, आवृत्ति बढ़ती है या कुछ नहीं बदलता? तरंगदैर्घ्य घटती है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो क्या होगी? तरंगदैर्घ्य जो लेमडा है उसका मान क्या होगा?
कम होगा। आंसर क्या होगा? बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। लाल प्रकाश नीले प्रकाश से भिन्न होता है। लाल प्रकाश और नीले प्रकाश से किस प्रकार भिन्न होता है भाई? आवृत्ति में भिन्न होता है, यानी जो म्यू का मान होता है उसमें भिन्न होता है। लाल प्रकाश और नीला प्रकाश किस प्रकार भिन्न होता है? आवृत्ति में। आंसर होगा बी सही। अगला क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है। सूर्य से आने वाले प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि, मैंने क्या बताया था आपको कि यदि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो आंतरिक परावर्तन TIR की घटना घटित हो सकती है। तो देखिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में कब जा रहा है? कांच से वायु में जाए। आंसर क्या होगा? कांच से वायु में जाए। आंसर सी सही होगा कि जब प्रकाश कांच से वायु में जाए तो TIR की घटना घटित हो सकती है। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन कि यदि सड़क पर खड़े व्यक्ति को अपने सामने लगी हुई शीशे की खिड़की में अपना प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है। यदि सड़क पर खड़े हुए व्यक्ति को अपने सामने लगी हुई एक शीशे की, किसी भाई साहब किसी बिल्डिंग के सामने खड़े हैं और उसमें लगी हुई कोई खिड़की है, उसमें अपना प्रतिबिंब बड़ा दिखाई दे रहा है, तो वो शीशा कैसा है? शीशा कैसा है? आंसर क्या होगा? सी अंदर की ओर उत्तल। आंसर क्या होगा? सी अंदर की ओर उत्तल, है ना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 81। प्रोफेसर रमन CV रमन को किस कार्य के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है। अपन जनरल साइंस की जो 5वीं 6वीं की क्लासें हैं वहाँ से पढ़ते आए हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए प्रोफेसर रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 82 है प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं, यानी प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर कौन से चर प्रभावित होते हैं भाई? तो आंसर क्या होगा? तरंग दैर्घ्य तथा वेग। तरंग दैर्घ्य और वेग। आंसर डी सही होगा, तरंग दैर्घ्य और वेग। लैम्डा और जो वी का मान है वो प्रभावित होगा, आवृत्ति है वो अप्रभावित रहेगी। कब? जब प्रकाश वायु से कांच में जाए। आंसर है 83। दांत के डॉक्टर का दर्पण होता है, दांत के डॉक्टर है वो किस प्रकार के दर्पण का यूज करते हैं? आंसर होगा अवतल दर्पण का। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का, जो सर्च लाइट होती है उसमें अवतल दर्पण का, कारों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का। इस प्रकार से आप ध्यान रखें। चारों क्वेश्चनों का आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण। 84 है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? यानी सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो आंसर क्या होगा भाई? आंसर होगा बी किरीट। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट। अगला क्वेश्चन है कांच का बना एक अवतल लेंस उतने ही अपवर्तनांक वाले द्रव में रखा है। यानी कांच का बना एक अवतल लेंस उतने ही अपवर्तनांक यानी सेम अपवर्तनांक वाले कोई द्रव है उसमें रखा हुआ है, यानी अपवर्तनांक क्या है? बराबर है। तो लेंस का व्यवहार कैसा होगा? लेंस का व्यवहार होगा समतल स्लेब, समतल पट्टी, एक समतल दर्पण की तरह। कांच का बना एक अवतल लेंस अपने समान अपवर्तनांक वाले द्रव में रखा हुआ है, तो अवतल लेंस किसकी भांति व्यवहार करेगा? एक समतल स्लेब की तरह या पट्टी की तरह। क्वेश्चन नंबर 85। फ्रेंड्स आगे के जो क्वेश्चन हैं जितने भी वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लगभग उसमें 120 के आसपास क्वेश्चन अपन शामिल करेंगे। आप नेक्स्ट वीडियो है वो भी कंप्लीट देखें, और इसका जो PDF है वो आप डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैंने नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ये वीडियो हो सके तो यदि आपने एक बार में अगर एक क्वेश्चन नोट कर लिए तो अच्छी बात है, वरना फ्रेंड्स वीडियो को एक से की बजाय आप 2 बार भी देखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 से 2 पर्सन है वो हर एग्जाम में जिसमें भी जनरल साइंस आएगी ऑप्टिक्स का जो चैप्टर है प्रकाशिकी उससे ज़रूर आते हैं। और सेकंड और थर्ड वीडियो के लिए आप तैयार रहें। दोनों वीडियो में अपन है वो प्रकाशिकी का जो चैप्टर है ऑप्टिक्स वो पूरा कवर करेंगे, जिसमें व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण के अलावा जितने भी जो प्रकीर्णन के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, सूक्ष्मदर्शी के, स्पेक्ट्रम के, है ना, सभी क्वेश्चन अपन इसमें कवर करेंगे। आप वीडियो को, तीनों वीडियो को जो सीरीज़ है उसको कंप्लीट देखिए। साथ ही फ्रेंड्स अपने जो साथी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहें।